हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्न नॉलेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोयला खदानों की भूमि को किस प्रकार से अधिकृत किया जाता है, कौन कौन इसमें सक्षम अधिकारी होते हैं, कौन कौन से सेक्शन इसमें लगते हैं और भूमि मालिकान को किस प्रकार से मुआवजे का वितरण किया जाता है, कौन कौन से फायदे भूमि मालिकान को इसमें मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दोस्तों सबसे पहले यहाँ जिस भूमि का अधिग्रहण किया जाना है उसका सर्वे किया जाता है, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के लिए नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों सक्षम अधिकारी किसको बनाया जाता है? दोस्तों जो भी आपके जिले का SDM है, DRO है, उनको इसकी पावर दी जाती है कि वो लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया को आरंभ कर सके। दोस्तों अगला आता है दोस्तों किसी भी क्षेत्र और शक्तियों में कोयले के लिए संभावना के संबंध में प्रारंभिक सूचना। दोस्तों किसी भी क्षेत्र में कोयले का खदान है नहीं है उसके बारे में लोगों को पहले नोटिफिकेशन द्वारा अवगत किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी एक जब भी केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि कोयला है से प्राप्त होने की संभावना है, यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नोटिस दे सकता है। कोयला क्षेत्र के लिए संभावना के लिए अपनी मंशा रखता है। दूसरा दोस्तों उपधारा 1 के तहत प्रत्येक अधिसूचना भूमि का संक्षिप्त विवरण देगी और उसका राज्य बताएगी। अनुमोदित क्षेत्र। दोस्तों ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये किस प्रकार से नोटिफिकेशन होता है करके। ये देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से नोटिफिकेशन होता है भारत सरकार का जो प्रकाशित किया जाता है ई गजट में, वही मैं दोस्तों आपको बताऊंगा ई गजट में किस प्रकार से आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। ये देखिए दोस्तों 1 मई 2018 का नोटिफिकेशन है। तो हम इंटरनेट पे खोलेंगे यहाँ दोस्तों egazette.nic.in। ये दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा और ये जो एक्ट है एक्ट का भी आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से अभी इस एक्ट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों ई गजट की वेबसाइट में जाने के बाद में हम यहाँ सर्च पे जाते हैं। सर्च के बाद जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों सर्च बाय मिनिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे दोस्तों जो भी जिस भी मिनिस्ट्री में हमने सर्च करना है नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है तो हम यहाँ सर्च कर लेंगे और यहाँ भी जो भी हमारा नोटिफिकेशन अगर हमारे पास उसकी डेट है नोटिफिकेशन की तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ 2018 सिलेक्ट कर लिया और ये मेरा जो नोटिफिकेशन था ये मई 2018 का था तो मैंने यहाँ मई सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते थे। दोस्तों ये मैं सर्च किए हैं, मेरे 3 नोटिफिकेशन आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों 1795, ये 1795 वही नोटिफिकेशन है दोस्तों जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। तो दोबारा से ओपन करता हूँ और ये इस प्रकार से आप इसका सेक्शन 4 चेक कर सकते हैं और इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों सेक्शन 4 में आपको सूचित किया जाता है कि किस राज्य में और किस डिस्ट्रिक्ट में आपका लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है ग्राम आपका बुनाई है, बालूमुंडा है, तहसील जो है कमनार है, जिला रायगढ़ है छत्तीसगढ़ और ऊपर ये जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। ये प्रोजेक्ट का नाम वगैरह यहाँ सब कुछ मेंशन होता है दोस्तों। यहाँ मेनली क्या होता है संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उसके ऊपर किसी अधिकार के अर्जन का आक्षेप कर सकेगा। दूसरा दोस्तों उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 के अधीन की गई किसी कार्यवाही में हुई या होने वाली संभाव्य किसी क्षति के लिए अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकार का दावा कर सकेगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये धारा सेक्शन 4 होने के बाद में आप धारा 6 में अपना दावा पेश कर सकते हैं। अगर आपके भूमि में कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह या फिर कोई भी आपकी आपत्ति है तो आप अपना दावा धारा 6 में SDM या जो भी आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको आप इसका दावा पेश कर सकते हैं और आपकी इसकी हियरिंग होगी, सुनवाई होगी। उसी में निर्धारित किया जाएगा कि सेक्शन 7 और 8 इसमें किया जाएगा कि नहीं। उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा के अधीन पूर्व शरण अनुज्ञापितों के प्रभावहीन होने या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 की अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के संबंध में प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा के खंड में 4 में विनिर्दिष्ट मंदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा। इसका अभिप्राय यह है दोस्तों कि इस नोटिफिकेशन के हो जाने के बाद में धारा 13 में की उपधारा 1 में इसमें स्पष्ट होगा कि मानचित्रों में और चार्टों में दर्शाया जाएगा कि किस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसको इसकी उपधारा 13 की उपधारा 1 में दर्शाया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन होता है। यहाँ एरिया मेंशन किया हुआ है हर एक गांव का और इसके बाद उसके नीचे सीमा वर्णन दिया गया है कि कौन से गांव से लगती हुई सीमा और
कहाँ से किधर को जा रही है, ये अगर आपके पास इसका मैप होगा तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। दोस्तों ये दोनों नोटिफिकेशनों में पब्लिश किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश। अभी तो हम हिंदी में देख रहे थे और ये दूसरा जो है ये इंग्लिश में प्रकाशित है। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, ये सभी दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे उसी में आ जाते हैं। इसके बाद 4 में आ जाते हैं दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों 5 में आता है दोस्तों प्रोवेक्शन लाइसेंस और खनन पट्टों पर अधिसूचना का प्रभाव एवं अधिसूचना के मुद्दे पर। किसी भी भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा 1 के तहत किसी भी प्रोवेक्शन लाइसेंस, इसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही यहाँ खनन का कार्य किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों धारा 6 आ जाती है 4 के तहत किए गए किसी भी आवश्यक नुकसान की मुआवजा, जो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था उसमें आप आपत्ति दे सकते हैं धारा 6 में। और धारा 4 की उपधारा के वर्णित प्रकृति को लिया जाना है सक्षम प्राधिकारी या उसमें पहले जिस समय ऐसी कार्रवाई की जाती है सभी आवश्यक क्षति के लिए भुगतान या निविदा भुगतान किया जाता है जो होने की संभावना है। जो भी दोस्तों इसमें नुकसान होता है उसका भुगतान के लिए आप यहाँ आपत्ति अपनी दर्ज कर सकते हैं। और इसके बाद कोई आपका ट्यूबवेल है, कोई मकान है, कोई कमरा आ रहा है उसका, तो उसकी पूरी क्षति जो आपकी हो रही है उसका वैल्यूएशन करवा के सरकार द्वारा उसका मूल्यांकन करवाने के बाद में आपको पैसा दिया जाता है। दोस्तों सेक्शन 7 में आ जाता है दोस्तों धारा 4 के तहत अधिसूचना या भूमि से अधिक भूमि या अधिकार प्राप्त करने की शक्तियां यदि केंद्र के पास है तो। दोस्तों इससे पहले मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये भी सेक्शन 4 इसमें प्रकाशित किया गया था। इसके बाद दोस्तों ये सेक्शन 8 यहाँ प्रकाशित किया जाता है। ये इस प्रकार से होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों वो जो प्रकाशित किया गया था 1 मई 2018 में प्रकाशित किया। इसके बाद 1335 SO नंबर जो है 24 अप्रैल 2020 को प्रकाशित किया गया है। इसको दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको रोक के भी पढ़ सकते हैं। ये इस प्रकार से होता है दोस्तों। देखिए ये जो इसमें मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ, क्या डिफरेंस था इन दोनों में। ये देखिए दोस्तों बनाई, ये जो दे रखा है ये बिल्कुल बनाई तामर में 119.95। इसमें दोस्तों बनाई तामर रायगढ़ में 119.95, 296.40 एरिया इसमें लिया गया है 2020 में। और ये देखिए दोस्तों 2018 में जो नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया था उसमें भी ये सेम एरिया, अगर कोई इसमें एरिया की चेंजिंग होगी तो इसमें एरिया हम कम कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों सीमा वर्णन दिया गया है, वैसे ही जो सीमा वर्णन सेक्शन 4 में दिया गया था उसमें अगर कोई चेंजिंग है तो यहाँ आपको दर्शाया जाएगा और उसका विवरण दिया जाएगा। ये भी दोस्तों आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो रोक के देख सकते हैं, सीमा का वर्णन है। ये भी दोस्तों दोनों में प्रकाशित किया जाता है, इंग्लिश और हिंदी में ई गजट में प्रकाशित किया जाता है भारत के राजपत्र में। दोस्तों चलिए दोबारा से हम आते हैं, अब बात करेंगे हम धारा 7 की, सेक्शन 7 की। धारा 4 के तहत अधिसूचना या भूमि से अधिक भूमि या अधिकार प्राप्त करने की शक्तियां। इसमें दोस्तों सरकार इस बात से संतुष्ट है कि पूरे या अधिसूचित भूमि के किसी हिस्से में कोयला प्राप्त है। इसमें दोस्तों सरकार को डाउट होता है कि भाई यहाँ पर कोयला मिलने के आसार हैं, तो उसके बाद दोस्तों उस जमीन को एक्वायर कर दिया जाता है और एक्वायर करने के बाद में वहाँ खनन प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है। दोस्तों अगर आप वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो इसको थोड़ा स्लो कर लें और इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है और इधर हिंदी में दिया हुआ है, आप इनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपधारा 1 की धारा 4 यह उक्त अधिसूचना की तारीख से 2 साल की अवधि के भीतर या हो सकता है। दोस्तों इसका अभिप्राय यह है कि जो भी मैंने आपको ये 2 नोटिफिकेशन दिखाए गए थे जो 2018 में और 2020 में प्रकाशित किया गया है, इन दोनों का गैप जो है 2 साल क्या अवधि का हो सकता है, इससे ज्यादा की अवधि का नहीं हो सकता। इनको प्रकाशित करना पड़ेगा। इस तरह की आगे की अवधि में केंद्र सरकार के रूप में कुल मिलाकर 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। अगर इसे और भी अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो 1 साल केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद में केवल 1 साल की मंजूरी और बढ़ा सकते हैं, मतलब टोटल 3 साल कर सकते हैं। पूरी या जमीन का कोई हिस्सा या किसी भी अधिकार में या ऐसी जमीन पर जैसा भी मामला हो। दूसरा दोस्तों यदि भूमि अधिकृत करने का कोई नोटिस या इस तरह की भूमि पर या कोई अधिकार उपधारा 1 के तहत नहीं दिया गया है, इसके बाद की अवधि के भीतर धारा 4 की धारा 1 के तहत जारी अधिसूचना समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अगर यह तारीख से 3 साल की समाप्ति पर प्रभाव पड़ता है, दोस्तों अगर इसके बाद 3 साल के बाद अगर ये प्रकाशित किया जाता है तो यह मान्य होगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको अभी यहाँ उदाहरण दिया था, ये देखिए दोस्तों ये धारा 4 है जो प्रकाशित किया गया है 1 मई 2020 में, और ये दोस्तों 24 अप्रैल 2020 में ये प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 2 साल के अंदर ही इसको प्रकाशित किया गया है। 1 मई 2018 अगर ये 1 मई के बाद प्रकाशित करते तो ये अमान्य हो जाता, तो इसलिए इसको 24 अप्रैल
2020 को प्रकाशित कर दिया गया, वो लैप्स हो जाता दोस्तों। सेक्शन 8 में दोस्तों अधिग्रहण पर आपत्ति, किसी भी व्यक्ति के संबंध में किसी भी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति, कोई भी आदमी इसको प्रकाशित होने के बाद में अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर धारा 7 के तहत अधिसूचना जारी की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति के हिस्से का अधिग्रहण या ऐसी भूमि में या किसी भी अधिकार का है। दोस्तों जैसे किसी खेवट खतौनी में कोई अगर किसी प्रकार की दिक्कत हमें आ रही है, उसमें कोई उलझन है, आपके रिकॉर्ड आपका सही नहीं है, तो आप वहाँ पर अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं 30 दिनों के अंदर कि आपको क्या समस्या है, आपके रिकॉर्ड में कोई गलती और की है, तो उसके लिए आप वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो सक्षम अधिकारी है। सिम दोस्तों सबमिशन 1957 के अधिनियम 51 द्वारा खनिज रियायत दर नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति को दी गई जो अधिकृत करता है। शब्द खनिज रियायत नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति को दी गई छोड़ गई, दोस्तों यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है। यह कहना है कि किसी व्यक्ति के लिए इस खंड के अर्थ के भीतर कोई आपत्ति नहीं होगी कि वह खुद कोयले के उत्पादन के लिए भूमि में खनन कार्य करने की इच्छा रखता है। संचालन केंद्र सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उपधारा 1 के तहत हर आपत्ति लिखित रूप में सक्षम अधिकारी को दी जाएगी। दोस्तों ये टर्म्स कंडीशन है, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आ जाता है अधिग्रहण की घोषणा। जब भी केंद्र सरकार संतुष्ट हो विचार करने के बाद, दोस्तों जब भी केंद्र सरकार को लगता है कि भाई यहाँ पर हमें कोयला मिल सकता है, तो उसके बाद वह अधिग्रहण की घोषणा करता है। सेक्शन 9 में रिपोर्ट आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं दोस्तों। यदि कोई भी धारा 8 के तहत बनाई गई है कि किसी भी व्यक्ति या ऐसी भूमि या किसी भी अधिकार का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, घोषणा इसके द्वारा उस प्रभाव 2 के लिए की जाएगी। दोस्तों आप ये पढ़ सकते हैं, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को थोड़ा रोक के भी पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों सेक्शन 9A में तत्कालीनता के मामलों में विशेष अधिकार, अलग केंद्र सरकार संतुष्ट है या दोस्तों केंद्र सरकार इस तत्कालीनता के मामलों में अपना अधिकार रखती है। धारा 4 ऐसी भूमि के किसी भी अधिकार में केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकती है कि प्रावधान धारा 8 लागू नहीं होगी, और यदि यह ऐसा प्रत्यक्ष होता है तो सम्मान के संबंध में धारा 9 के तहत एक घोषणा की जा सकती है। धारा 7 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद किसी भी समय यह घोषणा की जा सकती है। दोस्तों सेक्शन 10 में दोस्तों केंद्र सरकार के भूमि पर अधिकारों का उल्लंघन। दोस्तों ये दिए गए हैं केंद्र सरकार के जो नियम है उनका उल्लंघन करने पर क्या होगा करके। किसी सरकार में भूमि या अधिकारों के सीधे निहित के लिए केंद्र सरकार की शक्तियाँ। 12 दोस्तों अधिकृत भूमि पर अधिकार करने की शक्तियाँ। दोस्तों अगर आप कहोगे तो इसको डिटेल वीडियो बनानी है तो मैं इसमें डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अगर मैं इसको ज़्यादा और लेंथी बनाता हूँ तो वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आप इसको वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब प्रक्रिया होने के बाद में जो हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894, उसके द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, और इसमें अब 2013 को भी शामिल कर लिया गया है। उसमें जो भी स्टेट वाइज जो भी सरकार द्वारा निर्णय लिए गए हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। जो भी फायदे इसमें दिए जाते हैं वो सभी फायदे भूमि मालिकन को मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका राज्य कौन सा है। दोस्तों मुआवजे से रिलेटेड मैंने और भी कई सारी वीडियो बनाई गई है और उनको आप देख सकते हैं। मुआवजे का भुगतान इस अधिनियम के तहत दे कोई भी मुआवजा नियोक्ता या ये दोस्तों ये दिया गया है यहाँ मुआवजे से रिलेटेड जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है, हिंदी में मैंने लिख रखा। वीडियो को थोड़ा रोक के थोड़ा स्लो करके इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप अगर संतुष्ट नहीं है तो आप अपील भी कर सकते हैं धारा 14 के तहत। और दोस्तों सूचना प्राप्त करने की शक्तियां हैं केंद्र सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कर सकती हैं। प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति है केंद्र सरकार को। प्रवेश करने की और निरीक्षण करने की पूरी इसमें शक्तियां होती हैं। दंड का प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति इसमें उल्लंघन करता हुआ कोई बाधा डालता है, कार्य में कोई बाधा डालता है के लिए दंड का प्रावधान है। और नोटिस और आदेशों की सेवा इस अधिनियम के तहत बनाए गए सकते हैं किसी भी नियम के अधीन। 25वां दोस्तों संधाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण। कोई मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं। इसमें दोस्तों कोई भी कोर्ट का अगर स्टे लेते हो तो वो अमान्य माना जाएगा। इसमें कोर्ट आपको स्टे नहीं दे सकता। किसी भी चीज के लिए केंद्र सरकार या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठ बोलना यह अधिनियम या किसी नियम या आदेश के अनुसरण के लिए जाने का इरादा है। दोस्तों आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। 1894 के अधिनियम 1 के तहत
अधिसूचना जिसमें कार्रवाई को लंबित माना जाता है। कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। ये पूरा एक्ट जो है आप एक क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा। ये आप इसको पढ़ सकते हैं और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।